आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे आने वाले वक्तों में रशिया पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। रशिया का झंडा, सुपर पावर का झंडा पूरी दुनिया में लहराया जाएगा आने वाले वक्तों में। इस वीडियो में इसकी आपको तमाम तफसीलात बताई जाएंगी। रशिया के पास आज भी ऐसे सीक्रेट नेचुरल पावर्स मौजूद हैं जिनकी मदद से वो एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है। रशिया के मैप को अगर गूगल मैप के ज़रिए देखें तो रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ है और इसकी दूसरी साइड पे नेटो अलाइंस ने इसका घेरा तंग कर रखा हुआ है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स रखने वाला मुल्क रशिया ही है। अब सवाल ये पैदा होता है, वो कौन सी चीज़ है जो रशिया को सुपर पावर बनने से रोक रही है? वो सुपर पावर का खिताब जो फिल वक्त अमेरिका के पास है, अनकरीब ये खिताब रशिया के पास वापस आने वाला है। मगर कैसे? रशिया के मैप को अगर गूगल मैप के ज़रिए देखा जाए तो रशिया के जियोग्राफिकल लोकेशंस में काफ़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं जो रशिया को एक बार फिर से सुपर पावर बनने में मदद देगी। ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जब रशिया के वेस्ट में सूरज निकलने का टाइम होता है, बिल्कुल इसी वक्त रशिया के ईस्ट में रात के खाने का टाइम हुआ चला जाता है। 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ रशिया इतना बड़ा है कि इसमें बआसानी 204 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 5 इंडिया, 8 सऊदी अरेबिया और 19 पाकिस्तान आराम से फिट हो जाएं। रशिया ना सिर्फ एरिया में बड़ा है, बल्कि इसकी ज़मीन के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस रिजर्व भी मौजूद है। नेचुरल गैस रिजर्व में रशिया का पहला नंबर है, जबकि ऑयल रिजर्व में रशिया का 8वां नंबर आता है। 2021 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोप का बहुत सारा मुल्क रशिया की गैस पे डिपेंड करता है और अगर इसकी एवरेज निकाली जाए तो पूरे यूरोप में गैस रशिया से ही सप्लाई की जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर रशिया यूरोप को गैस देना बंद कर दे तो यूरोप की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और दुनिया की सबसे बड़ी और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मालामाल ज़मीन होने के साथ साथ रशिया वीट का भी एक्सपोर्टर है। दुनिया का सबसे बड़ा वीट का एक्सपोर्टर रशिया ही है। पूरी दुनिया में वीट के प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से ही जाता है, यानी करीब करीब 18%। इन सब फायदों के साथ साथ रशिया की ज्योग्राफी को एक बहुत बड़ा मसला भी है जो रशिया को मज़ीद ताकतवर होने से मसलसल रोकी जा रहा है। वो मसला ये है कि रशिया का बहुत सारा एरिया इंतहाई सर्द मौसम की वजह से बिल्कुल बेकार पड़ा है। ये हिस्सा साइबेरिया में आता है जो कि इतना ठंडा है कि पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। दुनिया का सबसे ठंडा शहर भी रशिया का इसी हिस्से में मौजूद है, जहाँ पे हैरानकुन तौर पर सर्दियों में टेम्परेचर -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और ये इतना शहर ओएम्याकोन के नाम से जाना जाता है। रशिया का बहुत सारा हिस्सा बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से एक्सट्रीम वेदर होने से वहाँ आबादी ना होने के बराबर है और एरिया बिल्कुल नाकारा पड़ा है। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस की वजह से रशिया की आबादी उसके एरिया के मुकाबले बहुत कम है और दूसरा रशिया की आबादी का टोटल 75% तक की आबादी रशिया के इस 20% हिस्से में रहती है। ये एक ऐसा इशू है जिस पर रशिया सालों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक नाकाम रहा। सिर्फ रशिया की ज़मीन ही नहीं अमेरिका से बड़ी है, बल्कि इसकी कोस्ट लाइन भी अमेरिका से काफ़ी बड़ी है। रशिया की कोस्ट लाइन 37,650 किलोमीटर स्क्वायर तक फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी रशिया को काफ़ी मसलों का शिकार है।
اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آرکٹک اوشن ہے جو کہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے، یعنی اتنی بڑی کوسٹ لائن ہونے کے باوجود یہ رشیا کے کسی کام کی نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جس ملک کے پاس جتنا بڑا سمندر ہوگا وہ اتنی زیادہ ٹریڈ کر سکتا ہے، اور جتنی زیادہ ٹریڈ ہوگی اتنا زیادہ ملک طاقتور اور امیر ہوگا۔ دنیا کی واحد ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ سمندری ہے۔ پوری دنیا میں پروڈکٹس انتہائی کم قیمت میں پہنچائے جا سکتے ہیں۔ برف کی وجہ سے یہاں پر کارگو شپس کا چلنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ کافی خطرناک بھی ہے۔ اتنی بڑی کوسٹ لائن ہونے کے باوجود بھی رشیا بڑی مشکل سے دوسری کنٹریز کے ساتھ ٹریڈنگ کرتا ہے۔ اس وقت رشیا اپنی پوری ٹریڈ ان 3 پورٹ سے کرنے کے لیے مجبور ہے۔ ان میں سے ایک پورٹ رشیا کے ایسٹ میں موجود ہے، ولاڈیووسٹاک پورٹ۔ یہاں پر کافی مہینوں تک پانی برف بنا رہتا ہے، اور جب گرمیوں کا سیزن آتا ہے تو اس پورٹ سے دوبارہ سے ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو رشیا کے جہازوں کو جاپان کے رستے سے نکلنا ہوتا ہے۔ جاپان امریکہ اور نیٹو کا ایک اہم پارٹنر ہے۔ نیٹو اصل میں کافی ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے جو اصل میں رشیا سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی نیٹو کنٹری پر رشیا نے حملہ کیا تو باقی ساری کنٹریز یعنی نیٹو کنٹریز مل کر رشیا پہ حملہ کریں گی۔ دوسری طرف رشیا کی سینٹ پیٹرزبرگ پورٹ ہے، اور یہاں ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہے۔ سال میں کافی مہینوں تک یہاں پر برف ہوتی ہے، اور سمر سیزن میں تمام بحری جہازوں کو ان تمام ملکوں کے سامنے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے جو یا تو نیٹو کے ممبر ہیں یا پھر الائیڈ پارٹنرز ہیں۔ تھرڈ بچتا ہے نووراسک پورٹ، جو رشیا کے ساؤتھ میں لوکیٹڈ ہے، جو بلیک سی کے پاس موجود ہے۔ یہاں پر بلیک سی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں سے رشیا کو ترکی کے تنگ راستے سے گزر کر ٹریڈ کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ رشیا اینڈ ترکی کے ریلیشنز اب کافی بہتر ہو چکے ہیں، لیکن ترکی ہے آخرکار تو نیٹو کا ہی ممبر۔ یہاں پر بھی رشیا پہ مصیبت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ آخر بات یہی ہے کہ رشیا کے پاس اتنی بڑی کوسٹ لائن ہونے کے باوجود رشیا کو ان 3 پورٹس کا ہی استعمال کرنا پڑتا ہے، وہ بھی موسم کے حالات ٹھیک ہونے پر، اور پھر ٹریڈ کے لیے اپنے قریبی دشمن ملک کے رحم و کرم پر رہنا ہوتا ہے۔ ان سب کے باوجود رشیا جے ڈی پی رینکنگ میں 11ویں نمبر پہ آتا ہے۔ جے ڈی پی رینکنگ یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جے ڈی پی کا مطلب ہے کسی بھی ملک میں موجود تمام لوگوں کی کمبائن انکم کو جے ڈی پی کہتے ہیں۔ جی ڈی پی رینکنگ سے آرام سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی کنٹری کتنی سکسیسفل ہے، لیکن جے ڈی پی رینکنگ کسی بھی کنٹری کی پاور جاننے کا واحد ذریعہ نہیں ہے۔ اگر جے ڈی پی سے ہٹ کر اگر ملٹری پاور کی بات کی جائے تو رشیا دنیا کی نمبر 1 رینکنگ پہ ہے۔ رشیا کے پاس دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، امریکہ سے بھی زیادہ۔ امریکہ کے بعد رشیا ملٹری ہی دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور مانی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی اگر رشیا نمبر 1 نہیں ہے، وہ بھی اپنی صرف اور صرف سرد موسم کی وجہ سے۔ یہ ٹھنڈا موسم ہی ہے جس کی وجہ سے آج تک کوئی بھی رشیا پر قبضہ نہیں کر پایا۔ اگر ہسٹری پر دیکھا جائے تو نپولین نے 6 لاکھ فوجی لشکر کو رشیا بھیجا تھا تاکہ وہ رشیا پہ قبضہ کر سکے، لیکن اس سرد موسم کے سامنے نپولین کی فوج کو ہار ماننی پڑی، اور 6 لاکھ میں سے صرف اور صرف 1 لاکھ واپس زندہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن اگر ہم ورلڈ وار 2 کو دیکھیں تو ہٹلر نے 38 لاکھ سولجر کے ساتھ رشیا پہ حملہ کیا تھا، لیکن رشیا پہ قبضہ کرنا تو دور کی بات ہے، 10 لاکھ
जर्मन फौजी मारे गए और बाकी बचने वालों को रशिया ने कैदी बना लिया। हिटलर को अपनी इस हार का इतना सदमा पहुंचा कि उसने खुदकुशी कर ली। अब तक तो आप लोगों को ये समझ आ ही गया होगा कि रशिया को आगे बढ़ने से जो चीज़ रोक रही है वो यहाँ का सर्द मौसम है। यानी इसका मतलब है अगर रशिया का सर्द मौसम रास्ते में ना आए तो नॉर्थ पे मौजूद समुंदर को इस्तेमाल करके और ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। और इसके अलावा रशिया का बहुत सारा इलाका गोल्ड, यूरेनियम और डायमंड जैसे कीमती मिनरल से भरा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्द मौसम की वजह से उनकी माइनिंग करना पॉसिबल नहीं है। अगर ये सर्द मौसम ना हो तो इन कीमती मिनरल्स की माइनिंग करके रशिया कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ लोगों की सबसे ज़रूरत चीज़ है वीट। जैसे कि पहले आपको वीडियो में बताया है कि रशिया वीट का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ज़रा सोचें, रशिया जो सिर्फ 20% ज़मीन को इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है, तो ज़रा इमेजिन करो अगर रशिया अपनी 100% ज़मीन का इस्तेमाल करे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, क्या कुछ वो एक्सपोर्ट कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाए तो जीडीपी रैंकिंग में रशिया अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन एक तरीका है जिससे रशिया इतने सर्द मौसम से जान छुड़ा सकता है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पॉसिबल है कि आने वाले वक्तों में रशिया सुपर पावर बन जाए। अंदाज़ा लगाने के लिए इस हीट मैप को देखें। इसमें एवरेज टेम्परेचर है 1 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। जिस जगह ये मुल्क में टेम्परेचर 11 डिग्री से कम हो या 15 डिग्री से ज़्यादा हो, वहाँ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। फिल वक्त टेम्परेचर की ये रेंज अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, यही वो कंट्रीज़ हैं जिनको हम अक्सर सक्सेसफुल कंट्रीज़ में देखते हैं। लेकिन रिसर्च एंड एक्सपर्ट का मानना है कि हर साल जो बर्फ़ पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2080 तक टेम्परेचर की ये रेंज मज़ीद नॉर्थ तक चली जाएगी और फिर बारी आएगी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और सबसे बढ़कर रशिया की। नासा के एनालिसिस के मुताबिक 1979 आर्कटिक ओशन की बर्फ इतनी ज़्यादा नज़र आती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ पिघलती रही और 2019 तक बस इतनी रह गई है। इस डाटा के मुताबिक आर्कटिक ओशन की बर्फ 13% तक कम होती जा रही है और अगर ये सब इसके मुताबिक ही चलता रहा तो 2035 तक आर्कटिक ओशन में बिल्कुल भी बर्फ नहीं बचेगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा रशिया को होने वाला है। इन सब चीज़ों के साथ साथ रशिया को एक और फ़ायदा है, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आइस मेल्ट हो रही है उससे समंदर के पानी में बेतहाशा इजाफा होता चला जा रहा है। यानी जब ओशन का पानी बढ़ेगा वहाँ समुंदर किनारे बनी सिटीज़ को डुबो देगा। अमेरिका जिसकी तमाम मेजर सिटीज़ साहिल पर बनी हुई हैं, उनको आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसमें पूरे शहर को इवैक्यूएट करना भी शामिल है। और अगर पूरा शहर खाली करना पड़ जाए तो इसमें करोड़ों डॉलर्स का खर्चा भी आएगा। और अगर रशिया की तरफ देखा जाए जिसकी सिर्फ 3 सिटीज़ ओशन के सामने हैं और बाकी की तमाम मेजर सिटीज़ समुंदर से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर हैं, इस चीज़ का भी रशिया को आने वाले वक्त में ठीक ठाक फ़ायदा होने वाला है। स्यूज कनाल इजिप्ट का वो रास्ता है जो एशिया को समुंदर से जोड़ता है। सिर्फ चाइना ही नहीं, यूरोप जाने वाली तमाम शिप्स को इस स्यूज कनाल का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वेसल्स इजिप्ट को बहुत ज़्यादा फीस भी अदा करती हैं। हर साल 20,000 वेसल्स ये कैनल इस्तेमाल करती हैं और हर एक वेसल इजिप्ट को तकरीबन $4 लाख का टोल टैक्स पे करती हैं। यानी साल की 20,000 ट्रांसिट के बदले इजिप्ट को $8 अरब मिलते हैं। चाइना की शंघाई पोर्ट से यूरोप के रोटरडैम पोर्ट तक 18,000 किलोमीटर और 37 दिन लग जाते हैं। और जब आर्कटिक ओशन की बर्फ
پگھلنے کے بعد یہ شپس رشیا سے ہو کر گزریں گی تو جو 10,500 کلومیٹر کا ڈسٹنس اور 22 ڈیز کا ڈسٹنس بنتا ہے، جہاں چائنیز کمپنی کو لاکھوں ڈالر ٹرانسپورٹیشن کی بچت ہوگی، وہ رشیا کے سمندر سے گزرنے کی بھاری فیس بھی ادا کریں گے۔ ایگریکلچر سے لے کر نیچرل گیس تک اور قیمتی پتھر کی مائننگ سے لے کر رشیا میں پاپولیشن گروتھ تک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تمام سیکٹرز میں رشیا کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے آنے والے 50 سے 60 سالوں میں رشیا دنیا کی سپر پاور بن اٹھے گا۔